रहीम बेटा जी, आज हमारा 21वां लेक्चर है, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अहम, थोड़ा मुश्किल भी है, तो ध्यान से आपने बिल्कुल, और जहाँ जिसका जो दिमाग में जो सवाल आया आपने फौरी पूछना है, लाजमी। अच्छा जी बेटा, अगर मैं आपको बताऊँ तो प्लांट्स के अंदर ना ग्रुप हैं, हम कहते हैं जी मॉसेस, मॉस एक ग्रुप है, फिर बेटा फर्न्स हैं एक ग्रुप, और एक होता है हम कहेंगे सीड प्लांट्स। क्या है? ये हम मॉसेस और फर्न्स को आप थोड़ा सा 8th क्लास में पढ़ आए हैं, 9th में भी शायद पढ़ा होगा, लेकिन हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करने जाएंगे। हम ये सीड प्लांट की अगर बात करें तो सीड प्लांट होते हैं बेटा दो तरह के, एक को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स और दूसरों को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। ये बेटा फूल और फल पैदा करते हैं, एंजियोस्पर्म्स, यानी ये फूलों वाले पौधे हैं और ये फ्रूट भी पैदा करते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स बेटा ये फूल और फल पैदा नहीं करते, इनको हम कहते हैं बेयर सीडेड, इनके अंदर सीड वैसे लगते हैं बगैर फलों और फूलों के। ठीक है जी, ये आपको सिर्फ आइडिया हो गया कि ये क्या है। अब अगर प्लांट का लाइफ साइकिल पढ़ें तो प्लांट के लाइफ साइकिल यानी प्लांट की पूरी जो जिंदगी है उसमें उस प्लांट की दो मराहिल, दो जन्मों या दो जिंदगियों से गुजरता है। सही है। उनमें से जो एक जनरेशन है ना, एक उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। फाइट का मतलब होता है बेटा पौधा, प्लांट। स्पोरो मतलब जो स्पोर बनाता है, और ये डिप्लॉयड जनरेशन होती है। बेटा डिप्लॉयड का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। यानी अगर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम हमारे सेल में है तो ये बेसिकली 23 पेयर्स हैं, और हमारा जिस सेल जिसमें पूरे 46 का सेट यानी 23 पेयर होंगे उस सेल को हम डिप्लॉयड कहेंगे, और जिस सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी हर पेयर में से एक पार्टनर होगा उसको हम कहेंगे हैप्लॉयड, और उसको हम एन लिखेंगे। सही है जी। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉयड जनरेशन है, और स्पोर फाइट प्लांट, स्पोर पैदा करने वाला पौधा। सही है। ये बेटा मैं इस पे इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि अगला जो मैंने पढ़ाना है आपने इसी लाइफ साइकिल को उस पर इंप्लीमेंट करना है। ये करती है बेटा जनरेशन मियोसिस। क्या करती है? और ये बनाती है स्पोर्स। बेटा आप अगर 9th क्लास का नॉलेज देखें तो आपको पता है कि मियोसिस वो डिवीजन होती है जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है, यानी कि जो मियोसिस है वो डिप्लॉयड को हैप्लॉयड बना देती है। पता है ना? तो जो स्पोर होंगे वो कितने होंगे? वो हैप्लॉयड। सही है। ये स्पोर बेटा उगते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं। सही है। तो ये स्पोर क्या करते हैं? जर्मिनेट। अच्छा, जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो इससे एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं गैमीटोफाइट। क्या कहते हैं बेटा? ये हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये स्पोर हैप्लॉइड है, तो वो जब उगा तो उससे जो जनरेशन आएगी वो भी हैप्लॉइड। बेटा ये स्पोर जो है ये दो तरह के हो सकते हैं, मेल और फीमेल। सही है। या एक तरह के भी हो सकते हैं। सही है। तो ये डिपेंड करता है पौधा कौन सा है, तो वो हम डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन। अच्छा, ये जो गैमीटोफाइट है ये बेटा मेल और फीमेल गैमीट्स, एक चीज होती है गैमीट्स, इनको हम कहते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स। और ये मेल की साइड से जो आते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्म्स। ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है। और ये माइटोसिस के जरिए बनते हैं, मियोसिस के जरिए। हालांकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि स्पर्म्स और एग्स जो हैं यानी गैमीट्स जो हैं वो मियोसिस से बनते हैं। बेटा बहुत सारे प्लांट्स के अंदर और इवन फंजाई के अंदर भी गैमीट्स माइटोसिस से भी बनते हैं। ठीक है। इवन शहद की मक्खियों में भी
स्पर्म्स जो है वो तो इसी से बनते हैं। अच्छा, जो ये गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है, ये स्पर्म बनाएगी और ये एग भी बनाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, ये स्पोर दो तरह के होके दो डिफरेंट तरह के गैमेटोफाइट मेल और फीमेल अलग अलग भी बन सकते हैं और एक ही पौधे के ऊपर दोनों चीजें भी बन सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है पौधा कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था। और ये बेटा क्या है, एग, और ये भी हैप्लॉइड। फिर आपको पता है कि अच्छा यहां पे आप एक बार पॉज करें और मैं आपको एक थीम बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर बेटा हम बात करें ना, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या ये देखना इसमें आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अब यार अब आ रहा है बेटा। अगर आप सिर्फ बात करें ना कि सर व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपने ये देखना है इसके 3 स्टेप हैं बेटा। स्पर्म्स का बनना, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर एग का बनना, सही है, इसे कहते हैं oogenesis। और फिर इन दोनों का मिलना जिसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इससे जो इधर देखिए क्या कर रही हैं आप, स्पर्म्स का बनना पहला स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एग्स का बनना दूसरा स्टेप, और दोनों का मिलना और उससे जाइगोट बनना इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये तीनों चीजों, ये 3 बुनियादी चीजें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो बेटा यही उसमें स्पर्म्स बनते हैं या स्पर्म की तरह के सेल्स बनते हैं और उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जो एग बनाएगा उसके मैकेनिज्म भी अलग अलग हो सकते हैं और फिर दोनों को मिलाने के लिए भी वो कोई डिफरेंट तरीकेकार इख्तियार कर सकते हैं। पर बेसिक थीम, बुनियादी चीज ये होगी, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज द स्पर्म प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन एंड यूनिशन ऑफ बोथ ऑफ दिस टू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बेटा ये स्पर्म बन गया, एग बन गया, तो दोनों जब जुड़ेंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन। इससे जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, जाइगोट, और जाइगोट 2n होता है क्योंकि n ये और n ये दोनों मिला के 2n। फिर ये जाइगोट माइटोसिस कर करके एक नया पौधा खड़ा कर देता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। सही है। सो इसे हम कहते हैं इन द प्लांट लाइफ साइकिल, इन प्लांट लाइफ साइकिल 2 generations diploid स्पोरोफाइट, 2 जनरेशन एक ये, एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कम आफ्टर ईच अदर। सही है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। बेटा समझ आ गया? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डेफिनेशन अगर आ जाए तो साथ ये वाली डायग्राम बनानी फर्ज है। ठीक है जी, समझ गए मौलवी साहब? गलती समझ आ गई? आपने जो बात की कि प्लांट के लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एक दूसरे के बाद आती हैं। स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर बनाता है और उससे गैमेटोफाइट बनती है, और गैमेटोफाइट गैमीट बना के जाइगोट बनाता है और उससे स्पोरोफाइट बनती है। समझ आ गई? कुछ प्लांट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है, कुछ प्लांट में आपने सर आप कह रहे हैं कि प्लांट की 2 जन्म होते हैं, 2 शक्लें होती हैं, 2 हमें तो एक ही नजर आती है। बेटा एक जनरेशन डोमिनेंट होती है और दूसरी जनरेशन उसके ऊपर डिपेंड करती है, थोड़े से टाइम के लिए आती है।
कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें ये दोनों बराबर बराबर भी होती हैं, पर हमें उनको डिस्कस नहीं करना, हमें जनरल थीम पता करना था। दैट इज हमें पता, आज आपको जो बात पता लगी वो ये पूरी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ आई, प्लांट के ग्रुप से समझ आए और बेसिक एक थीम समझ आ गया। अब हम फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर इसी थीम को अप्लाई करेंगे। समझ आ गया? तो अब हम अपने अगले यानी जो टॉपिक है उसकी तरफ जाते हैं। इसको मैं मिटाने लगा हूं बेटा, एंड दैट इज व्हाट वी से दी। आपको बेसिक थीम तो पता लग गया ना, भूलेगा तो नहीं ना? तो अब हम इस जो टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी से द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फूल, क्या? फूल। बेटा किसी भी, मैंने आपको कहा था पौधे के दो तरह के पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स उसकी जड़, तना, पत्ते होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उसके फ्लावर्स होते हैं, उसके फूल होते हैं। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना चाहते हैं तो हमें फूल की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। तो बेटा आपको पता है, चूंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही माठी है, तो मैं आपके सामने एक फूल की स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो आपने बस समझना है कि ये फूल है, ठीक है? तो ये देखें, फर्ज किया बेटा ये एक मैं आपके सामने बना रहे हैं, ये एक फूल है, सही है? और आपने ये चीज़ देखनी है जी कि ये देखें अगर आप, तो बेटा हर फूल के नीचे हरी पत्तियां होती हैं कुछ, याद है ना? देखा है ना आपने? गुलाब के फूल के नीचे भी वो हरी पत्तियां होती हैं, ठीक है? इन पत्तियों को हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। एक पत्ती को सेपल कहते हैं, और ये पूरा जो पत्तियों का दायरा होता है ना, उस दायरे को हम कहते हैं केलेक्स। क्या कहते हैं भाई साहब? बेटा पता लगा? दी ग्रीन, जो जब फूल एक कली की शक्ल में होता है, जब फूल एक बर्ड होता है, तो उस वक्त जो पत्तियां कवर किया होता है ग्रीन कलर की, फूल जब कली होता है तो वो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है ना ऊपर, तो उनको एक पत्ती को सेपल और पूरे दायरे को केलेक्स कहते हैं। सही है बेटा? उसके बाद जब फूल खिलता है तो कुछ कलरफुल वाली पत्तियां जो हैं वो उससे बाहर आ जाती हैं। सही है? तो ये एक पत्ती जो है, जो कलरफुल है, इसको हम कहते हैं पेटल, और इस पूरे दायरे को चूंकि आपको पता है वो बहुत सारा है, तो उसे हम कोरोला कहते हैं। भाई फूलों की जो पत्तियां होती हैं लाल या पीली या वाइट भी, वो वावा सारी होती है ना, वो मैंने सिर्फ दो बनाई हैं सिर्फ समझाने के लिए। हम एक फूल को ऐसे काट के देख रहे हैं ना, समझ आ गई बेटा? क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो दोनों, अच्छा फूल जो होता है ना उसमें दायरे होते हैं, वर्ल्ड्स। क्या होते हैं? वर्ल्ड्स। पहले वर्ल्ड यानी पहले दायरे को कहते हैं सेपल, ठीक है? और दूसरे दायरे को क्या कहते हैं? कोरोला। सही है? पहले दायरे को केलेक्स और दूसरे दायरे को कोरोला। पहले दायरे के केलेक्स के एक यूनिट को सेपल और कोरोला के एक यूनिट को पेटल कहते हैं। सही है बेटा? ये दोनों दायरे फूल, हालांकि फूल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में वो वाले कामों में हिस्सा नहीं लेते। समझ रहे ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये है, ये उसमें असिस्ट करते हैं। मसलन केलेक्स का काम होता है टू प्रोटेक्ट द बर्ड। जब फूल एक कली की शक्ल में होता है तो उसकी हिफाजत करना, ऐसे ही है ना? और जो कोरोला है उसका काम होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़े आए या ऊपर से मक्खियां आए, वो कलरफुल होती है ना, तो वो कलर दूर से नजर आ जाते हैं, येलो भी और रेड भी, तो वो उस तरफ जाके जो मक्खियां वगैरह हैं फिर वो पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। पॉलिनेशन क्या होती है हम डिस्कस करेंगे। मौलवी साहब समझ तो नहीं आ रही? अच्छा जी, तो ये दोनों दायरे डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। इसके बाद हैं बेटा दो दायरे और एक दायरा है ये वाला। इस दायरे का एक जो पार्टनर है उसको हम स्टेमन कहते हैं,
ये जो एक चीज बनाई है ना, ये पूरी, ये वाला, ये एक पूरा यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या कहते हैं? स्टेमन। ठीक है, और इस पूरे दायरे को हम कहते हैं बेटा, अच्छा मैं अगर आपके सामने ये यहाँ पे, चलो यहीं पे लगा देता हूँ, इस एक को स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। इस पार्ट को एंथर कहते हैं, और ये जो छोटा नीचे धागा है इसे फिलामेंट कहते हैं। एंथर और फिलामेंट को मिला के क्या कहते हैं? स्टेमन। और इस पूरे दायरे को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। क्या कहते हैं बेटा? एंड्रोशियम को हम आम जुबान में कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर। समझ गए बेटा? यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला काम यहां होगा एंड्रोशियम। सही है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो चीज है, एक, मैं एक बना देता हूं, ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सही है। इस चीज को हम कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं बेटा? कार्पल कहते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा, दरमियान वाले को स्टाइल, और नीचे वाले को ओवरी, और इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? कार्पल, PAL। और इस पूरे दायरे को कहते हैं गाइनोशियम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर। बेटा समझ आ गई? यानी ये वाला काम यहां पे होगा। आइडिया हो गया? एंड्रोशियम, चारों दायरे आपको समझ आ गए हैं। पहला दायरा केल है, ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, और चौथा ये वाला। 4 worlds. The first world is called calyx, the second one is called corolla, then there is androecium and then the gynoecium. ठीक है। और एंड्रोशियम के एक पार्ट को स्टेमन, गाइनोशियम के एक यूनिट को कार्पल, और ये जो ऊपर वाले सेपल और पैटर्न, ऊपर वाले दोनों दायरे हिस्सा डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में नहीं लेते। ये मेल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है और ये फीमेल रिप्रोडक्शन में। यहां तक बेटा कोई सवाल है तो बताओ? नहीं है। अब बेटा मैं आपके सामने एक स्टेमन को यहां से बाहर निकालने लगा। अब हम शुरू करते हैं। तो ये जो है ना बेटा जी, ये है स्टेमन, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक इसका पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? एंथर। तो ये एंथर है, और फिर मैं इसलिए उधर बनाया कि इधर हमें खपखपैया ना करना पड़े। ठीक है। ये जो एंथर है ना, ये एक स्टेमन है, और स्टेमन का जो एंथर होता है बेटा, उसमें होती हैं पोलन सैक्स। क्या होती हैं? छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टेमन्स के अंदर क्या होती है बेटा? पोलन सैक्स। समझ आ गई? और अब अगर आप गौर करें तो ये मैं आपके सामने ब्लैक नहीं, ब्लू कलर से बनाने लगा हूं। ये है बेटा जी पोलन सैक, और मैं एक पोलन सैक को फिर आपके सामने बाहर बनाऊंगा, और ये एक पोलन सैक आ गई। ठीक है। ये क्या है? पोलन सैक। ठीक है। इस सैक के अंदर कुछ सेल्स डिवाइड करते हैं और कुछ चीजें बनती हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी बेटा ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात। ठीक है ना? ये आप समझ जाएं कि एक पोलन, हम कहेंगे पोलन सैक के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस इन द पोलन सैक। ठीक है। आप चाहें तो इस स्टेप को आगे भी ले जाएं, वो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा बना देता हूं कि ये देखें बेटा, मियोसिस, यहां पे ये आ जाएगी पोलन सैक। ठीक है। और इस पोलन सैक के अगला स्टेप के अंदर आप लिख लें कि इसके अंदर मियोसिस होती है इन द पोलन सैक
और इस पोलन सैक के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं और उन स्पोर, ये वही पोलन सैक दोबारा बनाई और इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक स्पोर्स बना दिए और इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। और चूंकि ये मियोसिस से बने हैं तो ये क्या होंगे? हैप्लॉइड। बेटा समझ आ गया? क्लियर होगी हाजी साहब? बात समझ आ गई? ठीक है जी। अच्छा ये है, अब आप देखें, अब याद रखिएगा पहला काम होता है, मैंने जब थीम पढ़ाया था आपको, अगर आप उसको इमेजिन करें, जो पहले हमने बनाया, स्पोरोफाइट ने क्या बनाया था? मियोसिस करके स्पोर बनाए थे। फिर स्पोर क्या हुए थे? जर्मिनेट, उगे थे ना, वो दूसरा स्टेप है। तो पहला स्टेप यहां तक हो गया पूरा, ठीक है। अब और ये कहां पे हो रहा है काम? यहां पे, एंथर के अंदर, और अगर सेल फूल पे बताएं तो यहां पे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जर्मिनेट करते हैं। अब मैं एक माइक्रोस्पोर आपके सामने बाहर बनाता हूं, ये है बेटा माइक्रोस्पोर। थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं तो, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाना है। ये सेल है, ये एक सेल है, इसका एक न्यूक्लियस भी है? तो वो मैं आपके सामने न्यूक्लियस रेड कलर से बना देता हूं, येलो, ठीक है। अब बेटा जर्मिनेशन जब इसकी होती है तो उसके दो स्टेप हैं। जो पहला स्टेप है उसमें कहेंगे न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म। ऑब्वियसली समझ रहे हैं ना? ये देखें आप, ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और मैं वो ब्लैक कलर का माइक्रोस्पोर है, ये देखें, और इसका न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड हुआ तो उससे दो चीजें बनी, एक ये ट्यूब न्यूक्लियस और एक जो जनरेटिव न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ माइटोसिस के जरिए, ये हैप्लॉइड है, इसके अंदर दो न्यूक्लियाई बन गए। इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। और इस दूसरे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस। बेटा जो अगला एक दूसरा स्टेप भी है, उस स्टेप में क्या होता है? ये पहला स्टेप था जो जर्मिनेशन का, जर्मिनेशन के दो स्टेप है ना। जो पहले स्टेप में ट्यूब न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियाई बन गए। दूसरे स्टेप में क्या होगा? जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो दोबारा डिवाइड करता है अगेन, एंड टू स्पर्म्स या मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई, स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। अब दोबारा डायग्राम बनाऊं, वही माइक्रोस्पोर है, ठीक है, उसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस साहब भी वही है, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसने डिवाइड करके दो स्पर्म बना दिए हैं। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और ये भी हैप्लॉइड है। बेटा समझ आ गई? तो स्पोर जर्मिनेट भी कर गया। जरा पिछले थीम पे देखो, स्पोर उगे तो क्या बनता है? यहां गैमेटोफाइट, इधर देखो बेटा, गैमेटोफाइट बनती है। तो ये जो चीज है, क्या इसको मैं कह सकता हूं जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर? कह सकता हूं कि नहीं मौलवी साहब? अबे गधे, तू इधर देख ही नहीं रहा। इसको मैं क्या कहता हूं? तो इसको हम कहते हैं जर्मिनेटेड जो जर्मिनेट हो चुका है, जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर। बेटा इसका दूसरा नाम होता है पोलन ग्रेन। क्या नाम होता है? और इसको हम, इसका तीसरा नाम भी बता देता हूं आपको, इसको हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। सही है? तो इसको क्या कहेंगे? मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। और ये इसी चीज के तीन नाम हैं। सही है? अब बेटा मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। स्टेमन्स का एंथर को निकाला, एंथर में पोलन सैक को निकाला, पोलन सैक में माइक्रोस्पोर, मियोसिस के जरिए उनको निकाला, फिर हर स्पोर जर्मिनेट किया। उसका पहला स्टेप था कि उसका न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियाई बने, फिर उन दोनों न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियस ने डिवाइड करा और दो स्पर्म्स बन गए। और इसमें हमने कहा दी जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन या मेल। तुम्हारी किताब अभी भी तुम्हारे सर के पास है, खुदा के बंदे किताब ले आओ, इसके साथ तुम तो इसके साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते, ये उर्दू मीडियम का। समझ आ गई?
तो ये आपको लग गया पता। अब बेटा इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ, और इसको वापस यहाँ भेज दें। अब हम एक कार्पल निकालते हैं। सही है जी। तो दूसरा स्टेप आ गया, वो क्या है जी? स्टेप बेटा यहाँ पे बस इतना सा स्टेमल लिख देता हूँ क्योंकि जगह नीचे हमारे पास काफ़ी चाहिए। तो ये बेटा मैंने आपके सामने इस कार्पल शरीफ को भी निकाल दिया, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस कार्पल के तीनों पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, वो लिखे थे मैंने साइड में। ठीक है जी। इस कार्पल के अंदर होते हैं बेटा, जिस तरह उसमें पोलन सैक्स थी, इसमें ओव्यूल होते हैं। ये एक ओव्यूल है, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। तो मैं आपके सामने सिर्फ एक बना बाकी भी बना दूं? नहीं, एक ही काफ़ी है। तो ये क्या होते और भी हैं, ये याद रखिएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं जी? ओव्यूल। ओव्यूल। और मैं इस ओव्यूल को आपके सामने, जिस तरह मैंने पोलन सैक निकाली थी, इस तरह मैं आपके सामने ओव्यूल भी निकाल देता हूं। ओव्यूल के अंदर डिवीजन होती है बेटा, और उससे बनते हैं मेगास्पोर्स। क्या बनते हैं? मेगास्पोर्स। तो हम कहेंगे ये ओव्यूल दी मियोसिस इन ओव्यूल। ठीक है। और उससे क्या बनते हैं? मेगास्पोर। मैं बेटा सिर्फ एक मेगास्पोर बनाऊंगा, क्योंकि याद रखिएगा एग एक बनता है, और भी बनते हैं, वो उनमें से कुछ डिप्रेस हो जाते हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। ये आप समझे कि ये क्या है? मेगास्पोर। ये भी हैप्लॉइड होगा माइक्रोस्पोर की तरह। सही है। और ये आ गया बाहर, और ये है जी बेटा मेगास्पोर। अब इसकी जर्मिनेशन उसकी जर्मिनेशन से थोड़ी सी फर्क है। उसमें स्पर्म्स और ट्यूब न्यूक्लियस बना था, इसकी जर्मिनेशन को हम सिंपल वे में अगर मैं आपके सामने डिफाइन करूं, जब इसकी हम oogenesis पढ़ेंगे ना फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर, आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में oogenesis यानी एग बनता कैसे है बेटा। प्रॉब्लम यह है कि स्पर्म ज्यादा बनते हैं, एग एक बनता है। आप अगर गौर करें तो मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते होते थे, और वो चारों हैप्लॉइड थे। तो असल में जब मैं आपको तब पढ़ाऊंगा ना, तो वो एक सेल होता है प्राइमरी ओवोसाइट, वो करता है मियोसिस, तो उससे सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। सही है। ये सेकेंडरी ओवोसाइट फिर मियोसिस 2 करता है, और इससे एक ओवम बनता है और एक दूसरी पोलर बॉडी बनती है। अभी हमें उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस आपने इतना याद रखना है कि इस माइक्रोस्पोर की जो जर्मिनेशन होती है, उस जर्मिनेशन के, देखो उसकी भी जर्मिनेशन हुई थी ना, ये पूरी जर्मिनेशन ही थी। तो इसकी जो जर्मिनेशन होती है, उस जर्मिनेशन से इसके अंदर 2 चीजें बनती हैं। एक बनता है एग, ये वाला ओवम, इसको क्या कहते हैं? ओवम, और ये हैप्लॉइड होता है। और दूसरा होता है फ्यूजन न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? ये देखिए आप, इसे कहते हैं फ्यूजन, और ये डिप्लॉयड होता है। कैसे? ये 2 पोलर बॉडीज की फ्यूजन से बना होता है। बस अभी आपने इतना याद रखना है, ये काफी है बेटा। समझ आ गई? क्लियर हो गया? तो अब आप इसको वापस डालें इधर, इसको इधर वापस इधर रख दें। तो अगर आप गौर करें, मैं इसी स्ट्रक्चर को यहां पे आपके सामने बनाऊं दोबारा से, तो क्या आप यही सोचेंगे ना कि सर ये आपको यही समझ आएगा ना कि ये एक है, इधर बनाने की बजाय यहां बना देते हैं। तो फर्ज किया आओ जी आओ। मौलाना क्या हाल है? क्या कर रहे हैं आप? बायो के उनको भेज दो अंदर, इधर बिठा दो। अच्छा बेटा, फर्ज किया अगर आप गौर करें तो ये है, ध्यान से भी गुजरना, ध्यान से। अच्छा, ये ब्लू कलर का ओव्यूल था, ये देखें, जिसमें ये सारा कुछ बना है ना। आपको वापस इसमें इधर रखना पड़ेगा। तो ये है जी ओव्यूल, फर्ज किया, और ये है उसके अंदर ब्लैक कलर का माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर सॉरी। और इसको भी मैं मिटा देता हूं। मैं आपके सामने जो चीज बताना चाहता हूं वो मैं डायरेक्ट इसमें ओवम बना देता हूं, और दूसरे नंबर पे इसमें फ्यूजन न्यूक्लियस भी बना देता हूं। ठीक है जी। अब आपको पता है ये है डिप्लॉयड और ये है हैप्लॉयड। अब बेटा ये जो इसे कहते हैं जर्मिनेटेड
क्या क्या कहूं, जर्मिनेटेड मेगास्पोर, सही है, और इसे कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन, जिस तरह ये मेल गैमेटोफाइट जनरेशन थी। अब एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए ये जो पोलन ग्रेन है ये आ जाता है इधर, पोलन ग्रेन का स्टेमन के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा पे मुंतकिल हो जाना, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन के बदले में जो चीज यहां पे पहुंचेगी, क्या वो यही होगी बेटा? ये देखें आप, ये आ जाएगा। और जी जनाब शोर मत करो। तो अगर आप गौर करें तो इसमें ये ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 स्पर्म्स हैं। अब बेटा ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये एक लंबी ट्यूब बनाएगा इसके अंदर, और इसका काम यहीं तक था, सही है। और ये जो ट्यूब, शोर मत करो यार, मुझे आवाज आ रही सैफ आपकी, व्हाट आर यू डूइंग, मैं पता है ना। अच्छा जी, ये ट्यूब न्यूक्लियस मेक्स अ लॉन्ग ट्यूब एंड दोनों जो स्पर्म्स हैं वो उसके अंदर तैर के आ जाते हैं, और यहां होगी बेटा फर्टिलाइजेशन, ये तीसरा प्रोसेस। दिस वाज द ओवोजेनेसिस, एग बन गया, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बन गए, और अब ये आपस में जुड़ेंगे। क्या इशू है तुम्हें, समझ नहीं आया तुम्हें एक बार? अच्छा जी, तो यहां पे क्या होता है कि एक, अगर अब मैं यहां पे जो काम होगा वो मैं आपको बताता हूं। एक स्पर्म, 2 स्पर्म है बेटा, एक हैप्लॉइड है, मैं इधर से बना देता हूं, एक स्पर्म दूसरा स्पर्म, सही है। ये एक स्पर्म मिलेगा एग के साथ यानी ओवम के साथ, ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, सही है। और दूसरा स्पर्म किसके साथ मिलेगा? फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। तो दूसरा स्पर्म किसके साथ मिला? फ्यूजन न्यूक्लियस, और फ्यूजन न्यूक्लियस क्या था? 2n, और ये n था, सही है। अब इक्वेशन के बाद क्या क्या बनेगा? ये आ जाएगा बेटा जाइगोट, क्या बनेगा? 2n जाइगोट, ठीक है। और जो ये वाली नीचे वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी? 3n एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बेटा? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये 3n होता है। ये जो जाइगोट है ये बाद में बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? ये जो 3n न्यूक्लियस है ये बाद में बनाएगा एंडोस्पर्म टिश्यू, जो फूड स्टोर करेगा इस एम्ब्रियो के लिए। और ये ओव्यूल की दीवार, ये यहां पे काम हो रहे हैं ना, ये दोनों ये यहां पे हुए हैं ना, सही है। ओव्यूल की दीवार सीड बन जाएगी और ओवरी फ्रूट बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी ये 2 कामों के बाद क्या हुआ? ओव्यूल क्या बना? सीड, और ओवरी क्या बनी? फ्रूट। अब ये सारा कुछ अब आप वापस इसमें रख के तो यहां पे ले आए, ये ओवरी फ्रूट बनेगी, ओव्यूल उसके अंदर सीड होंगे, बाकी का सारा काम आप बाद। तो ये जो होती है बेटा, ये जो बीज, ये जो सीड बन गया ना, ये दोनों को मिला के ये सीड बना। सीड फल के अंदर होते हैं, फल गिरेंगे, पकेंगे, जब गिरेंगे और जब वो उगेंगे तो दोबारा एक नया स्पोरोफाइट बना देंगे। तो इन द प्लांट लाइफ साइकिल डिप्लॉयड स्पोरोफाइट gives rise to haploid gametophyte and haploid gametophyte gives rise to diploid sporophyte. This is what we say the alternation of generation. बस एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, वो क्या है कि चूंकि यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ों की फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन हुई है, इसलिए प्लांट्स के अंदर होने, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होने वाली फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कोई सवाल है तो पूछिए।